बुखार को उतारना नहीं चाहिए, तो क्या बुखार के चढ़े रहने से कुछ फायदे भी होते हैं? देखिए, ऐसा है कि बुखार अकेले आदमी को ही चढ़ता है ऐसा नहीं है। ये जो पशु पक्षी हैं, कुत्ता बिल्ली हैं, गाय भैंसे हैं, सब में बीमारी होने पर बुखार चढ़ता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो जलचर जीव भी हैं वो भी अपना तापमान कम ज़्यादा कर पाते हैं। वो कैसे? जैसे उदाहरण के लिए किसी मछली को अथवा मगरमच्छ को इनको कुछ वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो ये देखा गया है कि वो उसी जलाशय में जहाँ वो रह रहे हैं वो ऐसे स्थान का चुनाव कर लेते हैं जहाँ पे पानी थोड़ा सा गर्म हो, तभी वो अपने शरीर का तापमान बढ़ा पाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की है वो ये है कि जब वायरस शरीर में आता है, वायरस आए, बैक्टीरिया आए, कोई भी इन्फेक्शन हो जिसको हम कहते हैं, उसके आने पे वायरस बुखार नहीं चढ़ाते, बुखार शरीर चढ़ाता है। यानी कहना चाहिए कि हम अपने शरीर को गर्म कर लेते हैं, मानव अपने शरीर को गर्म कर लेता है। उससे क्या फ़ायदा? उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ कुछ तो कीटाणु ही ऐसे होते हैं कि जो तापमान बढ़ने पे मर जाएंगे। आप एक भुट्टा लीजिए, मक्के का भुट्टा लीजिए, भुट्टे पे अगर चींटियाँ चल रही हैं, आप भुट्टे को सेंक दो, चींटियाँ भाग जाएंगी, मर जाएंगी। भुट्टे का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन चींटियाँ भाग जाती हैं। इसी तरह से शरीर अपना तापमान जब बढ़ा लेता है तो मलेरिया के कीटाणु 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मर ही जाते हैं। ये किताब में लिखा हुआ है। ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, वो अलग बात है। ज़्यादातर लोगों को डॉक्टर ये बात बताते नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन इसमें सच्चाई है कि 105 डिग्री पे जब शरीर हम अपने आप को गर्म कर लेता है, हम गर्म कर लेते हैं ऐसा कह लो, या शरीर गर्म कर लेता है, क्योंकि ये आपके सोचने या न सोचने से नहीं होता, ये तो शरीर के काम है, शरीर खुद करता है। जब शरीर गर्म करके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो मलेरिया के कीटाणु अपने आप मर जाते हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। दूसरी बात, जैसे एक छोटी सी बीमारी का उदाहरण आपको दूं, राइनो वायरस, जो जुकाम पैदा करने वाला वायरस है, तो वो नाक में क्यों आता है? वो नाक में इसलिए आता है कि नाक शरीर का सबसे ठंडा हिस्सा है। देखिए, बाहर से ठंडी हवा आती है, नाक उस हवा को गर्म करती है, लेकिन हवा नाक को ठंडा करती है। तो वायरस जो ठंडे तापमान को प्रेफर करते हैं, जिनकी प्राथमिकता ठंडे तापमान की है, वो नाक में सबसे पहले आते हैं। उसमें ये भी शामिल है, राइनो वायरस भी है, और जो दूसरे उससे मिलते जुलते वायरस हैं, जैसे ह्यूमन फ्लू वायरस आप कह सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, वो भी सबसे पहले नाक में ही आता है। अब देखिए कि होता क्या है। अगर नाक में आया और शरीर ने अपना तापमान बढ़ा लिया तो उस वायरस को फैलने का अवसर नहीं मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लोग क्या करते हैं कि जहाँ थोड़ा सा बुखार चढ़ा नहीं, कि जाते हैं फट से एक पैरासीटामोल की गोली ली उन्होंने और उनको लगता है कि अब हम ठीक हो गए, लेकिन ठीक हुआ नहीं है। क्या हुआ है? शरीर का तापमान आपने कम कर दिया। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि वो तापमान नॉर्मल से और घट जाए ज़्यादा, और उस स्थिति में क्या होता है कि वायरस को फैलने का अवसर मिल जाता है। हो सकता है अभी वो नाक में ही है, अब वो फेफड़ों तक पहुंच जाए, और फिर क्या होगा? फिर उसको शरीर को भगाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे मूलभूत आप अगर इस बात को समझ लेंगे कि बुखार वायरस नहीं चढ़ाते, बुखार तो शरीर चढ़ाता है। इसलिए चढ़ाता है ताकि वायरस जल्दी भाग जाए, तो फिर इसे उतारना क्यों है? कभी कभी लोग बड़े डर जाते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अनाप शनाप बढ़ जाएगा और दिमाग पे चढ़ जाएगा या क्या हो जाएगा। देखिए, ऐसी घटनाएं होती तो हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि शरीर का तापमान रेगुलेट करने वाला हमारे ब्रेन के मेडुला में एक थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है। अगर वो सेंटर फेल हो जाता है तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं जिससे कि डर पैदा हो। आपका वो सेंटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको 1 मिनट में हम बता देंगे कि कैसे पता करें कि वो सेंटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सपोज़ करें आपने अपना बुखार नापा और इस थर्मामीटर में वो बुखार आ रहा है 100.4 डिग्री, 100.4। आप
इतने बुखार पर न तो आपको ठंड महसूस हो रही है, न आपको पसीना आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। यानी इस समय एक स्टेबल स्टेट है, जिसको हम कह सकते हैं स्टेडी स्टेट, कि बुखार एक जगह बना हुआ है, शरीर में जितनी गर्मा उष्मा पैदा हो रही है उतनी उष्मा निकली जा रही है, और इसलिए तापमान अब स्थिर है, चाहे वो 100.4 पे स्थिर है। अब आप क्या करें, आप एक गिलास भर के गर्मा गर्म पानी पिएं। तो जब आप गर्म पानी पिएंगे तो उसकी गर्माहट जब आपके अंदर जाएगी, जो कि शरीर के तापमान को 100.4 से थोड़ा और बढ़ाने की तरफ ले जाएगी, आप देखेंगे कि आपको पसीना आता है। बुखार में भी अगर आप गर्मा गर्म पानी पिएं, गर्मा गर्म चाय पिएं, कुछ भी गर्म चीज़ आप पिएं, आपको थोड़ी देर में पसीना आता है। वो क्यों आता है? इससे स्पष्ट हो गया कि थर्मो रेगुलेटरी सेंटर काम कर रहा था। वो उसने तय कर लिया है कि 100.4 पर मैं तापमान को रखूँगा। अगर इससे ज़रा सा भी बढ़ने लगेगा तो उसे पसीना आएगा, पसीना शरीर को ठंडा करेगा। और इस तरह से आप ये जांच कर सकते हैं कि मेरा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर काम कर रहा है कि नहीं। जब तापमान और बढ़ाने की इच्छा होगी, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर अगर ये चाहेगा कि नहीं जी तापमान 102 पे होना चाहिए, उस समय आपको ठंड महसूस होगी। और थोड़ा सा कुड़कुड़ाने के बाद जब आप अपने आप को अच्छे से कवर कर लेंगे, स्वेटर पहन लेंगे, चादर ओढ़ लेंगे, और जब तापमान 102 पे आ जाएगा, आपको ठंड लगनी बंद हो जाती है। अगर आप आज तक के सारे बुखार के पेशेंट्स के रिकॉर्ड को देखें तो 1% भी कहाँ, 0.1% भी कहाँ, 0.01%, शायद 10,000 बुखार के पेशेंट्स में से एक ऐसा होता था जिसको कोई फिट पड़ जाते थे या कुछ बड़बड़ाने लग जाते थे। बच्चों को ज़्यादातर इस तरह का होता है। लेकिन आपको मैंने ये थोड़ा ही कहा कि आप नापें भी नहीं, आप थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते रहें, और 102, 3 और 104 तक भी कोई खतरा होने वाला नहीं है। 105 और उससे ज़्यादा अगर वो जाता है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि सिर को गीला करके और उसको थोड़ा सा तापमान को आप सिर का तापमान कम रखें, बाकी शरीर का बढ़ा रहे तो बढ़ा रहे, जिससे कि वायरस को फैलने का अवसर न मिले। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये ज्ञान हम लोगों को मिला शायद 1986 के आसपास, जब सबसे पहले किताबों में ये आने लगा कि शरीर में एंडोजिनस पायरोजेंस होते हैं। शरीर खुद ऐसे केमिकल बनाता है जिससे कि शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो एंडोजिनस पायरोजेंस की खोज हो जाने के बाद डॉक्टरी विद्या को थोड़ा सा बदलना चाहिए था। डॉक्टर लोगों को ये चाहिए था कि 86 के बाद से ही ये समझाना शुरू करते कि भाई बुखार को उतारो मत, बुखार को चढ़ा रहने दें, जिससे कि वायरस पूरी तरह भाग जाए। मैं आपको एक दो बातें और भी बताता हूँ जिसके बारे में मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी शंका है कि ऐसा ज़रूर होता होगा। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें कि कोई आपसे लड़ने के लिए आया, आपने उसको घूंसा मारने की कोशिश की, उसने आपका हाथ पकड़ लिया। अगर आपके हाथ पकड़ लिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप पैर चलाएंगे। अगर मान लो आप किसी बंदर से भिड़ रहे हो, आपने बंदर के हाथ पकड़ लिए, वो पैर चलाएगा, पैर पकड़ लिए दांत चलाएगा, कुछ तो चलाएगा। इसी तरह से शरीर वायरस को भगाने के लिए बुखार चढ़ाता है, और अगर आप उस बुखार को उतार दें तो उसे कुछ और करना पड़ता है। फिर वो क्या करेगा? मुझे ऐसा लगता है, सस्पिशन है, शंका है मुझे, कि जब फेफड़े में वायरस हो और आप बुखार उतार दें तो वो वायरस पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाता है, और फिर शरीर को उसे भगाने के लिए कुछ और करना पड़ता है। कुछ और क्या? आपने सुना होगा एक बीमारी चल पड़ी है, फेफड़ों में जाले पड़ जाते हैं। जैसे पकी हुई तुरई में जाले पड़ जाते हैं ना, ऐसे फेफड़ों में जाले पड़ जाते हैं। टेक्निकली उसको कहते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस अथवा इडियोपैथिक लंग फाइब्रोसिस। और भी कई कई नाम एक ही बीमारी के दिए हुए हैं। क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस उसको कहते हैं। और बड़े दुख की और आश्चर्य की बात है कि पिछले 50 वर्षों में इस बीमारी की तादाद काफ़ी बढ़ती जा रही है। शायद इसीलिए कि पिछले 50 वर्षों में इन दवाइयों की खपत भी बहुत बढ़ गई, जैसे पैरासीटामोल है या निमेसुलाइड है, डिक्लोफिनेक है, जो बुखार को उतारने वाली दवाइयाँ हैं, जितनी ज़्यादा वो आप खाते हैं तो उतनी ही इस बीमारी की तादाद बढ़ती जा रही। पहले जहाँ हम साल में कोई इक्का दुक्का मरीज देखते थे, आजकल तकरीबन महीने में एक पेशेंट हमें मिल जाता है। इसमें एक बात मैं आपको और भी बताऊं, और वो ये कि शरीर में तरह तरह के सेल्स हैं।
कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि कम तापमान पे ही ठीक काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो टेस्टिकल्स हैं, जो पुरुष के जो उसको क्या कहेंगे, वृषण जो है, टेस्टिकल को शरीर ने इसीलिए नीचे एक थैली में रखा है, स्क्रोटम में रखा है, क्योंकि उसे कम तापमान चाहिए। और अगर वो पेट के अंदर रह जाता है, मान लो कभी कभार गलती से वो उसमें नहीं उतर पाता है, जिसका पेट के अंदर रह जाता है, बाद में वो कैंसर बन जाता है। तो वृषण को, जो टेस्टिकल को कम तापमान चाहिए। तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि जो इम्यून सेल्स हैं, जैसे टी लिम्फोसाइट्स हैं, तो टी लिम्फोसाइट को मल्टीप्लाई होने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा तापमान चाहिए? क्या ऐसा नहीं हो सकता? उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन टेम्परेचर। आपको एक जानकारी और दे दूं कि कछुए के अंडे मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते, नर और मादा अलग अलग नहीं होते कछुओं के अंडों में। उसी अंडे को अगर आप 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट करें तो कुछ और रिजल्ट है, उसी को अगर आप 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट करें तो कुछ और रिजल्ट है। मज़े की बात यह है कि नर और मादा का जो भेद है वो भी टेम्परेचर से हो जाता है। अगर अंडे को कुछ कम टेम्परेचर मिलेगा तो वो नर बनेगा या मादा बनेगा, ज़्यादा मिलेगा तो क्या बनेगा। बायोलॉजिस्ट आपको बताएंगे ये बात कि कछुए के अंडे सारे एक जैसे होते हैं, सिर्फ तापमान के भेद से कम टेम्परेचर पे नर या मादा, ज़्यादा टेम्परेचर पे कुछ और बन जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर से शरीर के जो इम्यून सेल्स हैं उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत हो? मैंने तो ये देखा है, एक बच्चा मेरे पास लाया गया था, नवंबर में वो मेरे पास लाया गया कि डॉक्टर साहब इसको बुखार चढ़ गया है जी। और हम एक डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने कुछ इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने पे एकदम इसका बुखार उतर गया, इसके हाथ पैर लकड़ी की तरह हो गए। मैंने उसके पर्चे देखे, मुझे दिखाई दिया इस बच्चे को जुलाई में बुखार हुआ था, इस बच्चे को अगस्त में बुखार हुआ था, फिर सितंबर में बुखार हुआ, फिर अक्टूबर में बुखार हुआ, और अब नवंबर में मेरे पास आया फिर से बुखार की वजह से। तो ये क्या बात है भाई, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति क्यों नहीं बन रही है? आफ्टर ऑल वायरस आता है, शरीर उससे लड़ता झगड़ता, वायरस को भगा देता है, अगले महीने फिर क्यों बुखार चढ़ जाता है? मुझे ऐसा लगा कि चूंकि हर बार ये बुखार के चढ़ते ही उसे इंजेक्शन लगवा देते हैं या गोली खिला देते हैं, बुखार को पूरी तरह चढ़ने ही नहीं देते, और इसीलिए शायद इसकी इम्यूनिटी ठीक से नहीं बन पाती है। ये बात जब मैंने उन्हें सबसे पहले समझाई, उसके बाद हमने 3 दिन बच्चे को बुखार चढ़ने दिया। आज वो बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में से पढ़ के भी शायद पास आउट हो गया होगा, लेकिन उसके बाद उसको बार बार बुखार की शिकायत नहीं रही, जहाँ हर महीने उसको बुखार हो जाता था। तो मेडिकल में एक कंसेप्ट है, किसी किसी बीमारी को वो कहते हैं, हमें पढ़ाया जाता है सेल्फ लिमिटिंग। जैसे कहते हैं इन्फ्लुएंजा इज सेल्फ लिमिटिंग। सेल्फ लिमिटिंग का क्या मतलब है भाई? सेल्फ लिमिटिंग क्यों होगा? अगर वायरस हमारे शरीर में आया है तो बीमारी पैदा करने के बाद वो अपने आप क्यों जाना चाहेगा? अपने आप तो वो नहीं जाता है। तो समझने की बात यह है कि ये एक इंटरैक्शन है, वायरस का आना, इधर से शरीर की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यून मैकेनिज्म है, उसका उससे लड़ना। और अगर इम्यून मैकेनिज्म जीत जाती है तो वायरस को मैदान छोड़ के भागना पड़ता है अथवा उसको मार दिया जाता है। तो इसलिए सेल्फ लिमिटिंग ये शब्द ही गलत है। मैंने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया, नो इलनेस इज सेल्फ लिमिटिंग, वायरल डिसीजेज में बी इम्यून लिमिटेड। इम्यूनिटी हमारी उसे भगा सकती है, और जिसमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जैसे उदाहरण के लिए जो HIV का पेशेंट होता है, जिसको एड्स हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है, उसके अंदर वायरस आराम से डेरा डाल के बैठे रह सकते हैं, उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया बड़े आराम से डेरा डाल के बैठे रह सकते हैं, और उसका शरीर रिएक्ट भी नहीं करता, उसका शरीर बुखार भी नहीं चढ़ा पाता। यानी अगर आपको वायरस आया है और अगर आपका शरीर बुखार चढ़ा पा रहा है तो आप खुश हो जाइए कि ओके, वेरी गुड, मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट है, मेरा शरीर प्रतिरोध कर पा रहा है, मेरा शरीर बुखार चढ़ा पा रहा है। जो बहुत कमज़ोर व्यक्ति होता है उसके अंदर वायरस आने पे उसको बुखार चढ़ता ही नहीं, और अगर बुखार नहीं चढ़ेगा तो वो उसको, आप ये समझें कि वो वायरस का प्रतिरोध नहीं कर पा रहा है। इसलिए अगर आपको बुखार चढ़ा है, ज़्यादातर बुखार को आप चढ़ा रहने दें, 102, 3 अथवा 4 तक हो जाने में भी आपके शरीर का कुछ घाटा होने वाला नहीं है, जबकि फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। अगर बुखार को आप उतार देते हैं तो उससे 2-3 नुकसान होते हैं। एक तो ये है कि पसीना बहुत आता है, शरीर का पानी और नमक निकल जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, फिर आपको
बोतल चढ़ानी पड़ जाती है, अथवा आपको नमक और चीनी नींबू घोल के पीने को कहा जाएगा। और चलिए ये बात तो एक तरफ, लेकिन अगर आप उसको जनवरी में भगा देते हैं बुखार को, फरवरी में फिर हाजिर है। क्या बार बार यही काम करते रहेंगे? इसलिए जब बुखार चढ़े और अगर कोई बहुत अर्जेंट काम ना हो, अगर आप छुट्टी ले सकते हो तो ज़रूर छुट्टी लें। चादर ओढ़ना है तो चादर ओढ़ें, रजाई ओढ़ना है रजाई ओढ़ें, पंखा बंद कर दें, एसी बंद कर दें और शरीर को गर्म रहने दें। उसी से आपका फ़ायदा है। मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही बताता होता हूँ।